अच्छा, तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली? अरे सर्दियों में अपना ख्याल रखना। तो मैं मिस्टर एक्स आज एक ऐसी हॉरर घटना आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें एक जवान लड़के की जिंदगी कैसे खराब हो जाती है। देखिए, आज का समय सोशल मीडिया का युग है। हर कोई ऑनलाइन टूल्स का यूज कर रहा है, लेकिन उन टूल्स का उपयोग भी हमें सोच समझकर करना चाहिए। जो भी आईडी हम इंस्टा और फेसबुक पर देखते हैं, हमें उसके पीछे के असली इंसान के बारे में पता नहीं होता है। और ऐसे ही गलती की है राहुल ने, जो एक 25 साल का जवान लड़का है और टाइम पास करने के इरादे से वह सोशल मीडिया का यूज करता था, लेकिन फिर वही उसके गले की मुसीबत बन गई। अच्छा, तो स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और स्टोरी के आखिर में मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। ओके, तो फिर शुरू करें। राहुल 24-25 साल का एक लड़का था जो कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। सोशल मीडिया के इस दौर में राहुल भी सोशल नेटवर्किंग साइट काफ़ी इस्तेमाल करता था। वह इन साइटों पर अलग अलग लड़कियों से दोस्ती करके बातें किया करता था। इसका मकसद यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करना था, और उसकी फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादातर लड़कियाँ जो भी थी वह भी इसी तरह की ही थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन राहुल को एक लड़की कामिनी ने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी। राहुल ने पहले उसकी प्रोफाइल अच्छे से खंगाली कि ये लड़की उसकी दोस्ती के लायक है या नहीं। उसने देखा कि प्रोफाइल बिल्कुल नई है और इस प्रोफाइल पर कोई पिक्चर भी नहीं है, तो राहुल को थोड़ा शक हुआ। अब इससे पहले कि राहुल कुछ करता, उस लड़की ने उसे मैसेज भेजा, हेलो कैसे हो। राहुल ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया और इसी तरह से उन दोनों में बातें होने लगी। इन्हीं सब के दौरान एक रोज राहुल ने कामिनी से अपनी तस्वीर दिखाने के लिए कहा। कामिनी ने जब उसकी तस्वीर भेजी तो राहुल उसे देखता ही रह गया, क्योंकि कामिनी बहुत ज्यादा सुंदर थी। यह देखकर राहुल बोला, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमने अपनी तस्वीर प्रोफाइल पर क्यों नहीं लगाई है? तब कामिनी बोली, तुम्हें तो पता ही है कि आजकल लड़के कैसे लड़कियों को परेशान करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाती। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे सामने तो आ ही सकती हूं। राहुल अब कामिनी को पसंद करने लगा था, क्योंकि उसने उसे देख जो लिया था। दोस्तों, यह असल में हमारे समाज की सच्चाई है। कामिनी के गुणों को देखकर राहुल को कामिनी पसंद नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ल देखकर उसको वह पसंद है। और आज भी हमारे समाज में किसी की अच्छाई को इतना पसंद नहीं किया जाता जितना कि उसकी सूरत को। खैर, अब राहुल कामिनी से काफी ज्यादा बातें करने लगा था, यहां तक कि वह बाकी लोगों से तो बात ही नहीं करता था। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब राहुल बाथरूम जाने के लिए उठा और बाथरूम से जब बाहर आया तो उसने वापस आकर देखा कि उसके कमरे लाइट बंद थी, जबकि वह तो लाइट जलाकर ही बाथरूम गया था। वो इसी बात से हैरान था कि तभी अचानक उसने पाया कि अंधेरे में कोई साया उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। ये देखकर राहुल ने उसे आवाज दी, माँ, ये आप हो क्या? लेकिन उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा और उसने फौरन लाइट जलाई। जब उसने लाइट जलाई तो पाया कि उसके बिस्तर पर कोई था ही नहीं। राहुल ने हैरानी से चारों ओर देखा, लेकिन वहां उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। ये देखकर उसे लगा कि शायद ये उसके मन का वहम है, और यही सोचकर उसने लाइट बंद की और दोबारा सो गया। अगले दिन बातचीत के दौरान उसने कामिनी से अपने दिल की बात कह दी। कामिनी ने भी उसे हाँ कह दी, और इस तरह से वह दोनों ऑनलाइन डेट करने लगे। वे दोनों इसी तरह से अपने दिन काट रहे थे कि एक रोज कामिनी ने उससे कहा, हमें डेट करते हुए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हें सामने से मिलना चाहती हूं, तो क्या तुम मुझसे मिलने यहां आ सकते हो? राहुल भी कामिनी से मिलना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कह दी, और फिर उसने कामिनी के साथ सारी प्लानिंग की, और उसके बाद वह कामिनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। राहुल अपने घर वालों को यह नहीं बता सकता था कि वह किसी लड़की से मिलने जा रहा है, इसलिए उसने अपने घर पर कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है और 4-5 दिन में लौट आएगा। राहुल अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बाहर जाता रहता था,
इसलिए उसके घर वालों ने भी उसे नहीं रोका और इस तरह से राहुल कामिनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस दौरान उसे यह नहीं पता था कि वह यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। राहुल कामिनी से मिलने के लिए बस में बैठ चुका था। बस आधे रास्ते पहुंची होगी कि तभी राहुल के दोस्त राघव का फोन आया और उसने उससे बातचीत की। इसी दौरान बातों बातों में राहुल ने उसे बताया कि वह कामिनी से मिलने राजस्थान जा रहा है और अगर उसके माता पिता उससे कुछ भी पूछे तो बता देना कि वह कुछ दोस्तों के साथ शिमला गया है। कामिनी ने उससे कहा था कि वह बस स्टैंड पर आकर उसे फोन करे क्योंकि वह उसे घर पर नहीं बुला सकती। राहुल राजस्थान पहुंचा और कामिनी को फोन किया और कुछ ही समय में कामिनी वहां पर आ गई। लेकिन इस दौरान कामिनी अकेले नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की भी थी। उसके पास आते ही कामिनी बोली, तुम्हें यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तब राहुल बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें सामने से देखकर बहुत खुश हूं। तुम असली में तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो। और वैसे ये तुम्हारे साथ कौन है? तब कामिनी बोली, यह मेरी सहेली है नीतू। मैं तुम्हारे पास ऐसे अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए इसे साथ ले आई। अगर घर में से किसी ने देख लिया तो ये बोल देगी कि तुम इसके कजिन हो। वैसे तुम काफी लंबा सफर करके आए हो, चलो कुछ खाते हैं। इसके बाद कामिनी और राहुल साथ साथ चलने लगे। वही नीतू उनसे एक दूरी बनाकर चलने लगी क्योंकि वह कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। उन लोगों ने एक ढाबे पर खाना खाया जिसके पैसे राहुल ने दिए क्योंकि वह कामिनी के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। खाने खाने के दौरान राहुल की चम्मच नीचे गिर गई और जब राहुल वह चम्मच लेने के लिए झुका तो उसकी नजर 100 मीटर दूर तक गई, कामिनी के पैरों की तरफ गई जो कि उल्टे थे। ये देखकर राहुल काफी ज्यादा घबरा गया और एकदम से उठ बैठा। उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर कामिनी हैरानी से बोली, अरे क्या हुआ राहुल, तुम अचानक से इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? यह सुनकर राहुल ने सकपकाते हुए कहा, मैं डरा हुआ नहीं तो वो अचानक से मुझे थोड़ी गर्मी लगने लगी थी, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया था। यह सुनकर कामिनी अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और अपने दुपट्टे से उसका पसीना पोंछने लगी। फिर उसने बड़े प्यार से उसे पानी पिलाया। पानी पीते पीते राहुल की नजर दोबारा से कामिनी के पैरों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर बिल्कुल सामान्य थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसे लगा कि शायद उसे सफर की थकावट हो गई है, इसलिए उसे इस तरह की फालतू चीजें दिखाई दे रही थी। उसने इसे नजरअंदाज किया और खाना खाने के बाद वे लोग एक पार्क में टहलने लगे। ठीक इसी दौरान कामिनी बोली, तुम आज वापस मत जाओ ना, एक आध दिन रुक जाओ। तब राहुल बोला, हाँ मैं यहीं पर एक होटल ले लूंगा और कुछ दिन रुक कर चला जाऊंगा। तब कामिनी बोली, अरे होटल में फालतू पैसा क्यों खर्च करना? मेरी सहेली है ना नीतू, तुम उसके घर रुक जाना। मैंने उन लोगों से इस बारे में बात कर ली है, तुम वहां पर रुक सकते हो और इसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो हम आसानी से मिल भी लेंगे। राहुल को यह बात काफी अजीब लगी क्योंकि वह तो नीतू को जानता तक नहीं और ना ही नीतू के घर वाले उसे जानते हैं, तो फिर नीतू के घर वाले किसी अनजान इंसान को अपने घर पर क्यों रोकने देंगे भला? और यही सब सोचकर उसने कामिनी से इस बारे में पूछा। तब कामिनी बोली, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। असल में नीतू का जो भाई है ना, उसको मैंने तुम्हें रखने के लिए राजी कर लिया है। असल में वह एक लड़की से प्यार करता है जिसका मुझे और नीतू को पता है, तो मैंने उसे बोल दिया कि तुम मुझे मेरे प्यार से मिलने में मदद करो और मैं तुम्हारे प्यार से मिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर राहुल ने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम इससे उसका पैसा भी बचेगा क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने से उसे इतने भी पैसे नहीं मिलते थे कि वह इतने दिन तक आराम से किसी होटल में रुक पाए और लड़की के सामने वह अपना इंप्रेशन भी खराब नहीं होने दे सकता था। इसीलिए बोला, वैसे तो मैं इतना कमा ही लेता हूं कि किसी अच्छे होटल में रुक ही जाऊं, लेकिन अब तुम कहती हो तो ठीक है, इससे हम लोग आसानी से मिल भी लेंगे। और इसके बाद कामिनी राहुल को अपने साथ लेकर गई। राहुल राजस्थान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था,
इसलिए यह कौन सा रास्ता था, कौन सी जगह थी, उसे उसका भी ज्यादा आइडिया नहीं था। वह बस कामिनी के साथ साथ जा रहा था। उसे कामिनी के ऊपर पूरा भरोसा जो था। वे दोनों राहुल को लेकर एक ऐसी जगह पर गई जहां पर आसपास घर और मकान तो बने हुए थे, लेकिन ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। राहुल को लगा कि शायद शाम का समय है और इस समय यह लोग अपने घर के अंदर होंगे, इसलिए उसने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वह दोनों राहुल को लेकर एक बड़े से घर में लेकर आए। वह घर देखकर राहुल हैरान रह गया था, क्योंकि यह घर काफी ज्यादा बड़ा था और उसे नहीं पता था कि नीतू इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है। वह उन दोनों के साथ घर के अंदर आया, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठकर टीवी देख रहा था। राहुल को वहां देखते ही वह बुजुर्ग महिला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा यही है वह लड़का, मुझे इसके बारे में गोपाल ने बताया था। आओ बेटा अंदर आओ, वैसे तुम गोपाल को कब से जानते हो? यह सुनकर राहुल हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहां पर किस गोपाल की बात की जा रही है। ठीक इसी दौरान कामिनी उसके कान में धीरे से बोली, गोपाल नीतू का भाई है और हमने बताया कि तुम गोपाल के दोस्त हो। बोल दो कि तुम 4-5 साल से गोपाल को जानते हो। जैसा कामिनी ने कहा, राहुल ने वैसा ही कहा और इसके बाद उन लोगों ने राहुल को एक कमरा दिया और उसके खाने पीने का इंतजाम करने लगे। वह जगह देखकर राहुल मन ही मन बड़बड़ाया, कामिनी की सहेली नीतू भी कम सुंदर नहीं है। मैंने गलती कर दी कि नीतू की जगह कामिनी को पटा लिया। अगर आज मैंने नीतू को पटाया होता तो कितना अच्छा होता। वह यह बोल ही रहा था कि तभी अचानक कामिनी उसके कमरे में आई और बोली, तुम आज रात यहां पर अच्छे से सोना, ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगी। बोलकर कामिनी वहां से चली गई। यह देखकर राहुल ने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है कि यह गई। अब मैं इस नीतू को भी फांसने की कोशिश करता हूं। अगर यह सेट हो गई तो कामिनी को कौन देखे। राहुल ने मन में सोच लिया था कि वह नीतू के ऊपर भी ट्राई करेगा, क्योंकि नीतू उसे काफी अमीर घर से लग रही थी। कुछ देर बाद नीतू उसके कमरे में आई और बोली, खाना बन चुका है, आप यहां पर खाओगे या बाहर सबके साथ? तब राहुल बोला, मैं सबके साथ ही खाना चाहूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा सच में बहुत ही अच्छे हैं। अब जब तक यहां हूं उनके साथ ही खाऊंगा। वैसे नीतू, कामिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा? तब नीतू बोली, उसने मुझे यही कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और अगर सब सही रहा हो सकता है कि तुम दोनों आगे शादी कर लो। यह सुनकर राहुल बोला, देखो अभी जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं उसे तुम कामिनी को मत बताना। असल में मैं उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वही मेरे पास आई थी। उसी ने मुझसे बातें शुरू की और मुझे बाद में प्रपोज भी किया। मैं उसे पसंद तो नहीं करता, लेकिन उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद जब उसे कोई और पसंद आएगा तो वह खुद ही उसके साथ चली जाएगी। क्योंकि तुम ही बताओ, क्या किसी से ऑनलाइन प्यार हो सकता है? तब नीतू बोली, तुम कामिनी को पसंद नहीं करते, फिर तुम यहां तक आए ही क्यों? तब राहुल बोला, कभी राजस्थान नहीं घूमता तो मैंने सोचा कि चलो राजस्थान भी घूम लिया जाए और इसी बहाने कामिनी का मन भी रह जाएगा। लेकिन तुम यह बात कामिनी को मत बताना, वरना उसे बुरा लगेगा। समय के साथ वो मुझे भूल ही जाएगी। चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। बोलकर राहुल बाहर आ गया। राहुल ने बड़ी चालाकी से नीतू के मन में यह बात तो डाल दी थी कि वह कामिनी को पसंद नहीं करता, और अब उसके मन में यह था कि वह बस नीतू को कैसे अपने प्यार के जाल में फंसाए। वो सबके साथ खाना खाने लगा और नीतू के माता पिता के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत करने लगा। इन्हीं सब के दौरान राहुल ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की, और वह ये कि उस घर में से बहुत अजीब तरह की गंध आ रही थी। वह गंध ऐसी थी जैसे कि मानो कोई घर बहुत समय से बंद पड़ा हो। यह सब देखकर राहुल बोला, पता नहीं क्यों इस घर में से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। क्या ये घर बंद पड़ा था? यह सुनकर उनमें से कोई कुछ न बोला, बल्कि नीतू के माता पिता तो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। राहुल को यह काफी अजीब लगा, और इससे पहले कि वह कुछ बोलता, नीतू बोली, असल में हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, हम लोग दूसरी जगह रहते थे।
अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं और यह घर सालों से बंद पड़ा था। उस वजह से तुम्हें इस तरह की बदबू आ रही होगी। इसके आगे राहुल भी कुछ ना बोल सका, लेकिन उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता इतनी अजीब तरह से मुस्कुरा क्यों रहे थे। खाना खाते खाते उसकी नज़र दोबारा से उसके पिता से टकराई तो वह उसे ही मुस्कुराते हुए घूर रहे थे। यह सब देखकर राहुल को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने जल्दी जल्दी से अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा लगाया और अब उसने सोच लिया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इतनी रात हो चुकी थी और वो यहाँ आसपास का एरिया भी इतने अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि कल सुबह यहाँ से निकल जाएगा। उसने अपना सारा सामान अच्छे से पैक करके रख दिया ताकि सुबह जल्दी जल्दी निकल जाए। वह यह सब कर ही रहा था कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वह आवाज़ सुनकर राहुल थोड़ा घबरा गया और अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाहर से नीतू की आवाज़ आई। राहुल जी, दरवाज़ा खोलिए, यह मैं हूँ। नीतू की आवाज़ सुनकर राहुल ने राहत की सांस ली और फिर दरवाज़ा खोल दिया। उसके दरवाज़ा खोलते ही उसने पाया कि नीतू हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर उसके सामने खड़ी थी। अब राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही नीतू कमरे के अंदर आते हुए बोली, मुझे माफ़ करना, आपको मेरे माता पिता का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन वह मन के बुरे नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे भाई की मौत हो गई थी। इसके बाद यह दोनों ऐसे हो गए हैं। ये लोग हमेशा शांत ही रहते हैं और कभी कभी आने जाने वाले लोगों को बहुत अजीब तरह से घूरते हैं। इससे पहले हम जहाँ रह रहे थे, इन्हीं सब की वजह से तो वहाँ से यहाँ आना पड़ा। यहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आधे से ज़्यादा तो विदेश में रहते हैं। इस वजह से हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होती और ना ही कोई इनकी कंप्लेंट लेकर आता है। पहले तो मेरा भाई भी यहाँ पर था, जिसकी वजह से ये लोग संभले रहते थे, लेकिन भाई अचानक से बाहर चला गया तो अब इन्हें संभालना मुंह अकेले को पड़ रहा है। वैसे आपने ये खीर तो ली ही नहीं, इसलिए इसे देने के लिए मैं आपके पास आ गई। राहुल ने नीतू के चेहरे की ओर देखा। वह चेहरे से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और अब उसे समझ आ चुका था कि उसे शायद गलतफहमी हुई है, इसलिए उसने नीतू के हाथ से वह खीर ली और खाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उनका बर्ताव मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे यह कारण है। वैसे मानना पड़ेगा तुमने अकेले ही अपने परिवार को संभाल लिया, वरना ज्यादातर लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नीतू ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर वहां से चली गई। राहुल ने खीर खत्म की और फिर उसके बाद अपने बिस्तर पर सो गया। कुछ देर बाद जब राहुल की नींद खुली तो उसने पाया कि वह उस जगह पर नहीं था जहां पर वह रात में सो रहा था, बल्कि वह किसी अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था। उस कमरे में रोशनी के लिए एक लालटेन एक कोने में चल रही थी। उसके अलावा वहां पर रोशनी का और कोई साधन नहीं था। यह सब देखकर राहुल बिल्कुल हैरान रह गया, तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह कहां पर है। उसने अपनी आंखें मसली और फिर उसने दोबारा से आसपास देखा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदला था। राहुल अपनी जगह से उठा और वहां से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा वगैरह देखने लगा। इस दौरान उसने पाया कि इस कमरे से बाहर निकलने के लिए पीछे की तरफ ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ियां हैं और ऊपर की तरफ एक दरवाजा बना हुआ है। राहुल बिना ज्यादा वक्त गंवाते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा। वह जब लगभग पूरा ऊपर पहुंच गया तो उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे मानो कोई सामूहिक रूप से कोई अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। यह सब देखकर राहुल काफी ज्यादा घबरा गया। पहले तो उसे लगा था कि शायद उसे पैसों के लिए किडनैप किया गया होगा, लेकिन यहाँ तो अभी पूरा मामला काले जादू का लग रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अगर एक समय के लिए उसकी किडनैपिंग पैसों के लिए की होती तो उसके बचने का फिर भी चांस था, लेकिन काले जादू के लिए की गई किडनैपिंग में बचने का चांस ना के बराबर रहता है। उसने सोच लिया था कि अगर यहाँ से जल्दी ही बाहर नहीं निकला तो फिर मौत पक्की है,
इसलिए वह तेजी से नीचे आया और वहां से निकलने के लिए कोई दूसरा दरवाजा ढूंढने लगा। राहुल को काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसका सामान भी उसके पास नहीं था। अगर उसके पास उसका मोबाइल होता तो वह किसी से मदद मांग सकता था, लेकिन यह संभव नहीं था। वह वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसने महसूस किया कि ऊपर जो दरवाजा मौजूद था वह खुल रहा था। यह देखकर राहुल के मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वह ऐसे ही बेहोश होने का नाटक करेगा तो फिर मौका पाकर वो यहां से बाहर निकल सकता है। इसलिए वह वापस उसी जगह पर जाकर लेट गया जहां पर वह पहले पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में कुछ कदमों की आवाज आई जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। कुछ ही देर में वह जब उसके बिल्कुल पास आ गई तो उसे एक जानी पहचानी आवाज आई, और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कामिनी की थी। वह बोली, बस कुछ समय और फिर इसकी बलि के बाद गोपाल जिंदा हो जाएंगे। तब नीतू बोली, जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इसे वह खीर खाए हुए काफी समय हो चुका है। इसे कभी भी होश आ सकता है, और अगर इसे होश आ गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तब कामिनी बोली, हम चाह कर भी अभी इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि अगर अभी हमने इसकी बलि दे भी थी तो भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। एक निश्चित समय में ही इसकी बलि देनी पड़ेगी, तभी गोपाल जिंदा होंगे। ये सब सुनकर राहुल को याद आया कि जब वह यहां पर आया था तो ये लोग किसी गोपाल के बारे में जिक्र कर रहे थे, यानी कि यह जो कोई भी था वह मर चुका है, और उसी को जिंदा करने के लिए ये लोग राहुल की बलि देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह थी कि अभी उसकी बलि में समय था, जिस वजह से राहुल के पास बच निकलने का टाइम था। राहुल ने सही मौके का इंतजार किया और ऐसे ही बेहोश होने का नाटक करता रहा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उन्हीं दोनों में से कोई उसके माथे पर कोई टीका लगा रही थी। और इसके बाद कामिनी बोली, अब इसके बाद शैतान को पता चल जाएगा कि यह उनके आहार है, और फिर वह धीरे धीरे करके इसकी सारी ऊर्जा खींचते रहेंगे, और फिर परसों तक हम इसकी बलि दे देंगे। बोलकर कामिनी और नीतू वहां से जाने लगे। ठीक इसी दौरान राहुल अपनी जगह से उठा और उसने कामिनी की गर्दन पकड़कर सामने मौजूद दीवार से दे मारा। यह सब देखकर नीतू हैरान रह गई, और अब इससे पहले कि वह कुछ करती, राहुल ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ दिया, जिससे वह भी एक ओर जा गिरी। इसके बाद राहुल के पास यही अच्छा मौका था यहां से निकलने का, इसलिए उसने तेजी से उन सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। राहुल को यहां पर अपनी जान बचाकर भागना ज्यादा जरूरी था, इसलिए राहुल तेजी से ऊपर की तरफ भागा, और उसने बाहर आकर वह दरवाजा लगा दिया और उस घर से बाहर की तरफ जाने लगा। राहुल को याद था कि इस घर में नीतू के माता पिता भी थे, जो कि कभी भी उसके सामने आ सकते थे। राहुल बड़ी मुश्किल से उनसे नजरें बचाते हुए उस घर के पीछे के हिस्से से बाहर की तरफ आया। उस घर में पीछे की तरफ हल्की झाड़ियां थीं, जिसमें छिपकर वो बाहर जा रहा था। अभी सुबह होने वाली थी, जिस वजह से वहां पर आसपास फिलहाल कोई भी नहीं था, और यह राहुल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि अगर कोई उसके आसपास होता तो वह उससे मदद मांग सकता था। राहुल ऐसे ही झाड़ियों में छुपते छिपाते मेन रोड के पास आ रहा था। इसी दौरान उसके सामने एक आदमी उसे खड़ा दिखाई दिया। राहुल उस समय झाड़ियों में छिपा हुआ था, जिस वजह से वह उस आदमी का चेहरा देख नहीं पा रहा था, और यही उससे यहाँ पर गलती हो गई। राहुल जल्दी से झाड़ियों से निकला और उस आदमी से बोला, देखो मेरी मदद कीजिए, यहाँ पर एक परिवार है, उसने मुझे बंदी बनाकर रखा है, वह लोग मेरी बलि। राहुल बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि नीतू का पिता था, जो कि उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। राहुल डरकर 2 कदम पीछे हट गया, और ठीक इसी दौरान वह आदमी बोला, तेरी बलि के बाद मेरा बेटा वापस जिंदा हो जाएगा। तू मेरे बेटे को ऐसे ही छोड़कर भाग रहा था यहां से। राहुल घबराते हुए बोला, देखिए अंकल जी, आपका बेटा मर चुका है और वह वापस नहीं आने वाला, लेकिन इस चक्कर में आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं भी किसी का बेटा हूं, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है, मुझे जाने दीजिए। राहुल ने यह कहा ही था कि तभी अचानक उसके सर पर पीछे की तरफ से वार हुआ।
उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नीतू की मां भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। इस दौरान उसके हाथ में एक डंडा था जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और इसी डंडे से उसने राहुल के ऊपर वार किया था। इस हमले की वजह से राहुल खुद को संभाल न सका और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा और अब वह दोबारा से इस परिवार एक की कैद में था। राहुल की जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को इस बार उस कोठरी के अंदर बंद नहीं पाया बल्कि उस कमरे में बंद पाया जिस कमरे में उसे सुलाया गया था, और इस बार उसके हाथ पैर भी बांधे गए थे। यह सब देखकर राहुल को कोई हैरानी नहीं हुई बल्कि अब उसके मन में यह चल रहा था कि कैसे यहां से बाहर निकला जाए। वह इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और नीतू और कामिनी कमरे के अंदर आए। इस दौरान उन्हें देखकर राहुल हैरान रह गया क्योंकि राहुल ने कामिनी और नीतू को अभी कुछ समय पहले ही काफी चोट पहुंचाई थी, लेकिन यहां तो वे दोनों बिल्कुल ठीक थे। उनके चेहरे पर तो एक खरोच भी नहीं थी। यह देखकर राहुल हैरान रह गया। ठीक इसी दौरान कामिनी बोली, क्या सोच रहे हो राहुल? यही ना कि हमारे जख्म इतनी जल्दी भर कैसे गए? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? यह बोलते हुए कामिनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी। यह सब देखकर राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह दोनों हैं तो है क्या। अब इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, नीतू कामिनी से बोली, यह लड़का बहुत ज्यादा चालाक है, ये यहां से बाहर निकलने की दोबारा कोशिश करेगा, इसलिए जल्द से जल्द इसकी बलि दे दो। ये सुनकर कामिनी बोली, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं भी कि यह संभव नहीं है। इसे कुछ समय तक ऐसे ही रखना ही पड़ेगा और चिंता मत करो, यह यहां से कहीं नहीं जा सकता। अगर गया भी तो फिर हम इसे दोबारा ले आएंगे। यह सुनकर नीतू बोली, लेकिन कैसे? यह सुनकर कामिनी ने कुछ कहा नहीं। वह राहुल के पास आई और उसके बाजू में अपने नाखून को घुसेड़ दिया। पता नहीं कैसे कामिनी के नाखूनों की धार किसी चाकू से भी ज्यादा तेज थी, जिससे एक ही सेकंड के अंदर ही राहुल की बाजू को बिल्कुल किसी फल की तरह ही कट लगा दिया और अब उस बाजू में से खून निकलने लगा था। इन सब से राहुल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह कराह उठा था। वहीं कामिनी उसके खून को चाट रही थी। कुछ देर बाद वह नीतू के पास वापस आई और बोली, अब यह कहीं पर भी जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। इसका मुझसे बच पाना नामुमकिन है। और इसके बाद कामिनी और नीतू वहां से चले गए। अभी थोड़े समय पहले जब कामिनी और राहुल मिले थे तब राहुल ने यह बात नोटिस की थी कि कामिनी के नाखून इतनी तेज और इतने बड़े नहीं थे, लेकिन अभी तो पता नहीं कैसे उसके नाखून काफी ज्यादा धारदार हो गए थे। राहुल को पता चल चुका था कि यह जरूर कोई डायन या चुड़ैल है, लेकिन यहां उसके मन में एक उम्मीद यह भी थी कि वह अभी इस कमरे में था जिस कमरे में उसका फोन था, तो शायद इस कमरे में उसे उसका मोबाइल मिल जाए। और यही सोचकर उसने उनके जाने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहां से छुड़वाने की कोशिश की। इस कोशिश में वह जिस कुर्सी पर बंधा था उस कुर्सी से गिर गया और इसी दौरान उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे ही उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। राहुल ने बहुत मेहनत मशक्कत की और अपने पैरों से आखिरकार वह मोबाइल ले ही लिया, लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ करता, उसकी बॉडी में एक तेज झटका लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई चीज पूरी ताकत के साथ उसके शरीर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। उस ऊर्जा के कारण राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था और फिर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक गोल घेरे में लेटा हुआ पाया था। उसके हाथ पांव खुले थे, मगर अचानक से ही वह इतने ज्यादा भारी हो चुके थे कि वह चाहकर भी अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। उसे इस तरह से देखकर उसके पास में बैठी नीतू बोली, इतनी कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं है राहुल, क्योंकि तुम पूरी तरह से हमारे वश में हो और अब तुम चाहकर भी यहां से आजाद नहीं हो सकते। यह सब सुनकर राहुल काफी ज्यादा घबरा गया। उसकी आंखों के आगे उसकी मौत नाचने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे उसकी मां की कही एक बात याद आई कि अगर तुम सच्चे मन से भगवान को याद करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो तो फिर बुरी शक्तियां तुमसे दूर भाग सकती हैं। उसे अब आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी
और उसने इस समय हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। वहां आसपास एक तरफ कामिनी के वह शैतानी मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, दूसरी तरफ राहुल की बोली हुई हनुमान चालीसा। और इन सब का असर यह हुआ कि राहुल को दोबारा से अपने शरीर के ऊपर अपना बस महसूस हो रहा था। उसके हाथ पांव दोबारा से हल्के हो रहे थे। ये देखकर उसको काफी ज्यादा खुशी हुई और उसने तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब देखकर कामिनी गुस्से में बोली, बंद करो। ये सब अगर यही चलता रहा तो शैतान तुम्हारी बलि नहीं लेंगे और मेरे पति जिंदा नहीं होंगे। लेकिन राहुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और ठीक अगले ही पल उसका उसके शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण आ गया और अब वह बिल्कुल पहले की तरह था। राहुल ने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब यहां से अगर बच के निकलना है तो इन सबको खत्म करना ही पड़ेगा। और इसलिए उसने कुंड में जलती हुई लकड़ी उठाई और कामिनी और नीतू के ऊपर उसका वार किया। ऐसा होते ही नीतू और कामिनी धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। ये देखकर राहुल हैरान रह गया, लेकिन फिर इसके अगले ही पल उसकी नजर नीतू के माता पिता पर गई। उसने उनके ऊपर भी उस लकड़ी से वार किया और फिर वह दोनों भी वहां से धुएं में बदलकर गायब हो गए। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग धुएं में कैसे बदल गए, लेकिन उसने यहां से जल्दी से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। वह उस कमरे में गया और अपना सामान उठाया। इस दौरान वह हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर पढ़ता रहा और फिर तेजी से उस घर से निकल गया। राहुल ने बस पकड़ी और वापस अपने शहर आ गया। उसके साथ जो इतना सब कुछ हो चुका था, वह यह बात अपने घर पर भी नहीं बता सकता था, वरना पहले नंबर पर तो उसके घर वाले उसकी कुटाई करते। इसलिए वह शांत ही रहा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया और इन सब से परेशान होकर राहुल ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन उन लोगों ने उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, क्योंकि यह पॉसिबल कहाँ था। राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कामिनी की प्रोफाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से गायब थी। इन सब से राहुल इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। यहां तक कि उसके फोन से भी कामिनी की सारी तस्वीरें गायब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल और कामिनी की कभी बात हुई ही नहीं। लेकिन अभी जो होने वाला था वह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक जानी पहचानी आवाज आई, राहुल, तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करते थे ना, और तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। वह आवाज सुनकर जब राहुल की नींद खुली तो उसने पाया कि कामिनी उसकी छत से उल्टी लटक रही थी। इस दौरान उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और पूरा चेहरा बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद। यह सब देखकर राहुल काफी ज्यादा घबरा गया। ठीक इसी दौरान कामिनी छत पर घुटनों के बल रेंगती हुई बोली, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और फिर तुमने मेरी ननद नीतू से कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। राहुल इन सब से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि लगभग रोते हुए बोला, देखो कामिनी, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर लट्टू हुआ था। लेकिन नीतू का बंगला देखकर मैंने तुम्हें धोखा देने का सोचा। लेकिन तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम भी मुझे कहाँ प्यार करती थी। तुम तो किसी गोपाल को जिंदा करने के लिए ही मेरी बलि दे रही थी और इसीलिए तुमने मुझे वहां बुलाया था। ये सुनकर कामिनी बोली, मैं अब भी अपने पति को जिंदा करना चाहती हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी बलि चाहिए होगी। मैं उस समय तुम्हारी बलि दे देती, लेकिन तुमने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। देखो, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं और उसे दोबारा से जिंदा करना चाहती हूं, इसलिए इसमें मेरी मदद करो। यह सुनकर राहुल बोला, देखो, कुछ और देना होता तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन मैं अपनी जान कैसे दे दूं? और तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना कि मरने के बाद कोई भी इंसान वापस नहीं आ सकता। यह सुनकर कामिनी अपनी जगह पर रुकी। उसने ऊपर से एकदम से छलांग लगाई और राहुल के एकदम पास आ गई। कामिनी का भयानक चेहरा अब राहुल के बिल्कुल सामने था और उसे अपने इतने पास देखकर राहुल को पहले से ज्यादा डर लगने लगा था। फिर ठीक इसी दौरान कामिनी उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोली, यह सब झूठ है। अगर हम तुम्हारी बलि दें
तो वह जरूर जिंदा हो जाएंगे, और एक बार अगर वह जिंदा हो गए तो हम चारों मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर राहुल बोला, लेकिन मैं ही क्यों? तुम किसी और की भी तो बलि दे सकती हो ना, फिर मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? तब वह बोली, जब मैंने तुम्हारा भोग शैतान को लगाया तो मुझे इस तरह के संकेत मिले जैसे उन्हें तुम काफी पसंद आए, और अगर मैं उन्हें उनका मनचाहा भोग दे दूंगी, यानी कि उनकी मनचाही बलि, तो वह मेरी एक मनोकामना पूरी कर देंगे। और मैं तुमसे आखिरी बार यह बोल रही हूं, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की बलि दूंगी। तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है इस बारे में सोचने का, और इसके बाद मैं तुम्हारे पिता को अपने साथ ले जाऊंगी। बोलकर कामिनी वहां से गायब हो गई, और अब राहुल सोचने लगा कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। जो गलती राहुल ने की थी, उस गलती की सजा वह अपने घर वालों को नहीं देना चाहता था, और बात अब हद से काफी आगे बढ़ चुकी थी, और इसलिए उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताने का सोचा। अगले दिन उसने सुबह सुबह अपने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन सभी को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर राहुल ने अपने सिर पर लगी वह चोट दिखाई जो कि नीतू की मां ने उसके सिर पर मारकर पहुंचाई थी। इसी के साथ ही उसने हाथापाई में लगे वह सारे जख्म भी उन्हें दिखाए और कहा, मेरी बात का यकीन करो, अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर अनर्थ हो जाएगा। इन सब से उसके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए, और उसकी मां ने तो उसे पीटना ही शुरू कर दिया। उसके पिता ने जैसे तैसे उन्हें अलग किया, और अब वह लोग यह सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद राहुल के पिता पास ही में मौजूद एक मंदिर में गए और वहां के पंडित को बुलाकर घर लेकर आए और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुमने बताया कि उसने तुम्हारा खून पिया था, क्या यह बात सच है? तब राहुल बोला, हाँ, और उसने यह बोला भी था कि उसके बाद शायद वह मुझसे बंध गई थी। तब वह पंडित बोला, चलो वह हम अभी देख लेते हैं। इसके बाद उन्होंने राहुल की मां से मंदिर से गंगा जल लाने के लिए कहा। उन्होंने गंगा जल पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कुछ मंत्र बोलकर उस गंगा जल की कुछ बूंदें राहुल के ऊपर छिड़क दी। ऐसा होते ही राहुल के शरीर पर जलन होने लगी, और जहां जहां पर भी वह गंगा जल पड़ा वहां वहां पर उसकी त्वचा जल गई। यह देखकर पंडित जी बोले, ये लड़का प्रेतग्रस्त हो चुका है, यह लड़का काफी तंदुरुस्त है, इसी वजह से इसके ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे करके वह नकारात्मक शक्ति इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। इस तरह की शक्तियों से लड़ना मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं कुछ समय के लिए इसे टाल सकता हूं, लेकिन इसे आप लोगों के ऊपर से हटा नहीं सकता। हम एक काम कर सकते हैं, मैं इस शक्ति का असर थोड़ा कम कर देता हूं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा समय मिल जाएगा और आप किसी योग्य इंसान को ढूंढ पाएंगे। राहुल के घर वाले इसके लिए मान गए, और फिर उन्होंने उस पंडित के कहे अनुसार घर में एक छोटा सा हवन करवाया। वह हवन होने के बाद पंडित जी ने घर के सभी लोगों को हाथ में एक एक धागा बांधा, लेकिन राहुल के हाथ में कोई भी धागा नहीं बांधा, क्योंकि इससे उसे तकलीफ हो रही थी। राहुल के पिता अब किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगे जो कि उनकी मदद कर सके, और इसके लिए वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में उनसे पूछने लगे। और इन्हीं सब के दौरान एक रोज जब राहुल की छोटी बहन आंचल सुबह सुबह उसे चाय देने आई, तब वह उससे बोला, तुम्हें क्या लगता है कि वह पंडित सच बोल रहा था? मतलब क्या सच में वह बुरी शक्ति हमारे घर में है? यह सुनकर आंचल बोली, तुमने ही तो हमसे यह सब कहा था, और अब तुम ही यह सब बोल रहे हो। तब राहुल ने धीमे से कहा, देखो, यह बात किसी को बताना मत। असल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। कॉलेज में मेरे टेस्ट चल रहे हैं, जिस वजह से मैं वह टेस्ट देना नहीं चाहता, और उससे बचने के लिए मैंने यह सब किया था। लेकिन इन लोगों ने इस चीज को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, और इन सब की एवज में उस पंडित ने बहुत चूना लगा दिया इन्हें। यह सुनकर आंचल हैरानी से बोली, मतलब भैया, तुमने हमसे झूठ बोला, लेकिन फिर तुम्हें यह सब चोटें कैसे आई? तब राहुल बोला, अरे दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई थी। ये बात अगर घर पर बताता
तो फिर ये लोग तो बात को कहां से कहां ले जाते। वैसे छोड़ इस बात को, और अब तुझे पता चल ही चुका है कि यह सब झूठ है, तो यह धागा निकाल कर फेंक दे। क्यों फालतू में इतना लोड ले रही है। आंचल को भी यह बात ठीक लगी और उसने उस समय वह धागा निकालकर राहुल के हाथ पर रख दिया। राहुल को यह नहीं पता था कि आंचल वह धागा निकालकर उसके हाथ पर ही रख देगी, और इसकी वजह से वह धागा उसके हाथ पर जहां पर भी रखा था वहां पर उसकी त्वचा जल गई। यह सब देखकर आंचल काफी ज्यादा घबरा गई और उसे समझ आ चुका था कि यह उस प्रेत ने चाल चली है ताकि वो वह धागा खोल दे। वहीं दूसरी तरफ राहुल को भी अंदाजा लग चुका था कि आंचल को सब पता चल गया है। उसने एक झटके से वह धागा हटाया और अब इससे पहले कि आंचल वहां से दूर भागती, राहुल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। राहुल की आंखें भयानक ढंग से चमक रही थीं। ये देखकर आंचल चीखने ही वाली थी कि तभी राहुल ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, इतनी मुश्किल से तो इस परिवार के किसी सदस्य ने वह रक्षा सूत्र खोला है और मैं इस मौके को इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। आंचल इससे पहले कि कुछ समझ पाती, राहुल ने उसकी हथेली पर काट लिया। आंचल की हथेली से खून रिसने लगा। ठीक इसी दौरान कामिनी राहुल के शरीर से बाहर आई और जल्दी से वह खून चाट लिया, और अब कामिनी राहुल के साथ साथ आंचल से भी बंध चुकी थी। कामिनी के शरीर से निकलते ही राहुल का अपने शरीर पर नियंत्रण वापस आया, और अब अपने सामने कामिनी को आंचल की पीठ पर सवार देखकर राहुल काफी ज्यादा घबरा गया। और अब इससे पहले कि वह कुछ बोलता, कामिनी बोली, मैंने तुम्हें 24 घंटे का समय दिया था राहुल, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मैं तुम्हारे परिवार में से तुम्हारी बहन की बलि दे रही हूं। यह सुनकर राहुल काफी ज्यादा घबरा गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो, तुम्हें मेरी बलि देनी हो तो दे दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं और इस बार मैं तुम्हारा कोई विरोध भी नहीं करूंगा। यह सुनकर आंचल बोली, भैया, इससे डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। आप अभी के अभी मां को बोलकर पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ। अगर राहुल यहां पर अकेला होता तो इतनी हिम्मत कर भी लेता, लेकिन वह अपनी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कामिनी की बात मानने का ही सोचा। तब कामिनी बोली, तुम्हारी बहन मेरा पूरा काम खराब कर सकती है, इसलिए इसके अभी के अभी हाथ पैर बांधो और अपने कमरे में बंद कर दो, और इसके बाद सारा सामान लेने के लिए मेरे साथ चलो। जिस समय मैं तुम्हारी बलि देने वाली थी वह समय बलि के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन शैतान तुम्हारे भोग से इतने ज्यादा खुश हैं कि वह कभी भी तुम्हारी बलि ले सकते हैं, इसलिए आज रात 12 बजे ही तुम्हारी बलि दी जाएगी। राहुल इसके लिए मान गया और उसने अपनी बहन के हाथ पांव बांधे और उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। जब राहुल अपने कमरे में ताला लगा रहा था तो उसे उसकी मां ने देख लिया और उन्होंने उससे कहा, तू अपने कमरे में ताला क्यों लगा रहा है, और तूने आंचल को कहीं देखा है क्या? तुझे चाय देने गई थी और उसके बाद पता नहीं कहां चली गई। यह सुनकर राहुल बोला, वह असल में मेरे दोस्त ने मुझे कुछ सामान रखने के लिए दिया था, और आंचल अक्सर मेरी चीजों को इधर उधर कर देती है, इसलिए मैं ताला मार कर जा रहा हूं। आंचल मुझे बोलकर गई थी कि वह अपनी सहेली के घर पर जा रही है। अच्छा मां, मैं भी चलता हूं, बोलकर राहुल तेजी से वहां से जाने लगा। लेकिन इस दौरान उसकी मां को यह पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि राहुल चेहरे से काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। उस समय राहुल के पिता तैयार हो रहे थे और तभी उनकी पत्नी ने उनके पास आकर सारी बात बताई। तब राहुल के पिता बोले, देखो, चिंता मत करो, मुझे एक बाबा के बारे में पता चल चुका है और मैं आज उनसे ही मिलने जा रहा हूं। आज मैं उन्हें घर ले आऊंगा और इसके बाद सब सही हो जाएगा। इसके बाद राहुल के पिता नाश्ता करके चले गए, जबकि राहुल की मां सोचने लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वह इसी बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक राहुल के कमरे में से कुछ टूटने की आवाज आई। वह दौड़कर कमरे के पास आई तो देखा कि वह आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, और इतना ही नहीं, कमरे के अंदर से और भी सामान गिरने की आवाज आ रही थी। ये सब सुनकर उन्हें पता चल गया कि राहुल ने अपने कमरे में किसी को बंद किया है, और इसलिए उन्होंने पत्थर उठाया और वह ताला तोड़ना शुरू किया।
कुछ देर बाद जब वह दरवाज़ा खुला और वे उस कमरे के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि आंचल बिस्तर से बंधी पड़ी है। ये देखकर वह दौड़कर उसके पास आई और उसका बंधा मुंह खोला। मुंह खुलते ही आंचल ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने फौरन अपने पति को फ़ोन करके सारी बात बताई। तब वे बोले, देखो, उस प्रेतनी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब पता है। तुम एक काम करो, आंचल को ऐसे ही कमरे में बंद रखो और मैं इन बाबा जी को लेकर वहां पहुंच ही रहा हूं। तब तक अगर राहुल आता है तो तुम उसे संभाल लो। वैसे भी उसे बलि आज रात 12 बजे के बाद लेनी है, तब तक हम उसे बचा लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने आंचल को बांधा और कमरे के बाहर दूसरा ताला लगा दिया और अब वो अपने पति और बेटे के आने का इंतजार करने लगी। उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके पति राहुल से पहले घर आएंगे, लेकिन उनसे पहले राहुल घर आया और अपने कमरे की ओर जाने लगा। राहुल अपने कमरे का ताला खोल ही रहा था, लेकिन वह ताला खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी माँ ने पहले वाला ताला तोड़कर दूसरा ताला जो लगाया था। इन्हीं सब के दौरान उसकी माँ वहां आई और बोली, अरे बेटा, तू सुबह बिना नाश्ता किए ही चला गया। तेरी तबीयत तो सही है ना? यह सुनकर राहुल को लगने लगा कि कहीं उन्हें उसके ऊपर शक ना हो जाए, इसलिए वह बोला, अरे माँ, सब ठीक है। वो सुबह सुबह मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसके घर पर पूजा है और उसका सामान मंगवाया था। अभी मैं ये सामान खरीद कर उसके घर गया तो पता चला पूजा आज नहीं कल है और ये लोग भी घर पर नहीं थे, इसलिए इसे लेकर घर आ गया। अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। राहुल ने बोल तो दिया था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था वो तो उसकी माँ जानती ही थी, लेकिन वह कुछ ना बोली। उन्होंने राहुल के लिए नाश्ता परोसा और राहुल खाने लगा। कुछ देर बाद कामिनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, राहुल, इस घर को कोई चारों तरफ से बांध रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अभी के अभी ये सब रोको, वरना सही नहीं होगा। ये सुनकर राहुल अपनी माँ से बोला, माँ, घर के बाहर कुछ चल रहा है क्या? ये सुनकर उसकी माँ बोली, पता नहीं बेटा, मैं तो यहाँ तेरे साथ हूँ तो मुझे कैसे पता होगा, लेकिन ये तुझे कैसे पता? अब इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, उसके पिता एक सफ़ेद दाढ़ी, काली वेशभूषा वाले एक शख्स के साथ अंदर आए और बोले, यही है मेरा बेटा और इसी के ऊपर उस शक्ति का साया है। ये सुनकर राहुल काफ़ी घबरा गया और अब इससे पहले कि वह कुछ करता, उस शख्स ने सफ़ेद सा पाउडर उसके ऊपर फेंक दिया। इन सब से राहुल अपनी जगह पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें भयानक ढंग से फैल चुकी थीं, मुंह खुल गया था और वह शख्स उसके सामने खड़े होकर उसके ऊपर वह पाउडर डालकर मंत्र बोलता रहा। इन सब का असर ये हुआ कि राहुल के शरीर में से धुआं निकलकर बाहर आने लगा और अब कामिनी अपने भयानक रूप में सबके सामने खड़ी थी। उसे देखकर सारे लोग काफ़ी घबरा गए, लेकिन तभी वह शख्स बोला, कौन है तू और क्यों इसके पीछे पड़ी है? तब कामिनी ने बोलना शुरू किया, मैं और गोपाल एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। मैं बंगाली थी और ये राजस्थानी। ये कोलकाता में रहकर काम कर रहे थे। इसी दौरान हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। अलग अलग जगह के होने के बावजूद हम एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन मेरे माता पिता हमारे रिश्ते के खिलाफ थे और जब काफ़ी समझाने पर भी वे नहीं समझे तो हम दोनों कोलकाता से भागकर राजस्थान आ गए, गोपाल के माता पिता के पास। यहाँ अच्छी बात ये थी कि गोपाल के माता पिता हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं थे और उन्होंने हमारी शादी करवा दी। मैं बचपन से काले जादू को देखते हुए ही बड़ी हुई थी, इसलिए इसमें पारंगत थी। हम बचपन से ही भगवान के नहीं बल्कि शैतान के उपासक थे और अब मैं गोपाल के घर पर रहकर भी काला जादू करने लगी। मेरी सास काफ़ी बीमार हो गई थी। मैंने अपने काले जादू से उन्हें ठीक कर दिया। गोपाल को ये बात नहीं पता थी और इसलिए जब एक रोज़ गोपाल ने मुझे ये करते हुए देख लिया तो हमारी काफ़ी लड़ाई हुई। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि मैं अपनी शक्तियों से कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन वह तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे उनके साथ रहना है तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये सब छोड़ने को राज़ी हो गई। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन, दोस्तों, कामिनी के साथ क्या हुआ था ये मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूँ।
तो एक रात कामिनी और गोपाल आराम से सो रहे थे। ठीक इसी दौरान उसे एक भयानक सपना आया जिसमें उसकी गुरु माँ उसके सामने थी और वह बोलने लगी, एक बार ये सब शुरू करने के बाद इतनी आसानी से तुम इसमें से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर कामिनी एक बोली, मैं मानती हूं, लेकिन मेरे पति नहीं चाहते कि मैं ये सब करूं, इसलिए ये सब छोड़ना चाहती हूं। क्या इसका कोई रास्ता है? तब वह बोली, देखो रास्ता तो है, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें 11 अमावस्या तक देर रात में श्मशान में जाकर साधना करनी पड़ेगी। और तुम्हें तो पता ही है कि ये साधना पूरी तरह से गुप्त होनी चाहिए। अगर इस बारे में किसी को पता चला तो इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। कामिनी गोपाल के लिए इन सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना चाहती थी, इसलिए ये गुप्त साधना करने को तैयार हो गई ताकि उसके परिवार का कोई सदस्य उसे ये सब करते हुए न देखे। इसलिए वह रात के खाने में नींद की गोलियां डालने लगी। 4 अमावस्या तक तो सब सही रहा, लेकिन 5वीं अमावस्या की रात नीतू ने रात को अपनी सहेली के साथ रुककर पढ़ने के लिए कहा। उसके घरवाले इसके लिए मान गए और आज रात कामिनी ने परिवार के बाकी सदस्यों को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और अब वो रात में निकल पड़ी। इन्हीं सब के दौरान नीतू की सहेली का भाई वहीं से गुजर रहा था और उसने कामिनी को श्मशान में जाते हुए देख लिया। उसने नीतू के पास आकर उसे यह सारी बात बताई और तब नीतू अपनी सहेलियों के साथ शमशान में गई और छिपकर देखा कि कामिनी वहां क्या कर रही है। यह सब देखकर नीतू काफी ज्यादा घबरा गई और वह उस समय तो वहां पर नहीं आई, लेकिन अगले दिन उसने यह बात घर में सभी को बता दी। यह सब सुनकर कामिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि इसका परिणाम काफी ज्यादा घातक हो सकता था। वहीं गोपाल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कामिनी को थप्पड़ मार दिया और कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें अपने काले जादू से इतना प्यार है कि तुमने उसे नहीं छोड़ा। देखो, मुझे अपने घर में यह सब नहीं चाहिए, इसलिए तुम अपने घर जा सकती हो। यह सुनकर कामिनी ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे इन सब को छोड़ने के लिए एक जगह साधना करनी पड़ती है और वह वही कर रही थी, लेकिन घर का कोई भी इंसान यह मानने को तैयार ही नहीं था। गोपाल गुस्से में था और उसने कामिनी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन नीतू के दिमाग में अभी यह चल रहा था कि कहीं अगर कामिनी की कही हुई बात सच हुई तो, और इसलिए उसने कामिनी से इस बारे में बात की और कामिनी ने कहा, यह बात बिल्कुल सच है नीतू, और अब अगर कुछ नहीं किया गया तो घर में से किसी की मौत हो सकती है। यह सुनकर नीतू काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की और उन लोगों ने कामिनी को घर के अंदर ले लिया और कहा कि कैसे भी करके यह सब ठीक करो, क्योंकि उन्हें इस घर में किसी की मौत नहीं चाहिए। चाहे तो अगर कोई पैसे का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं। कामिनी इसके लिए मान गई और अब कामिनी को इसके लिए घर के अंदर एक कठोर साधना करनी थी। उस साधना में यह पूरा परिवार कामिनी के साथ था, लेकिन सिर्फ गोपाल को छोड़कर। वे सारे मिलकर अब शैतान की पूजा कर रहे थे और उन्होंने गोपाल को भी वहीं बैठने के लिए कहा, लेकिन गोपाल नहीं माना और घर से निकल गया। उन चारों ने मिलकर वह साधना की, लेकिन शायद उनके स्वामी काफी ज्यादा गुस्से में थे और इसी वजह से उनकी साधना में बार बार मुश्किलें आ रही थी और आखिर में तो एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। उस साधना में एक बम की तरह धमाका हुआ और इसी के साथ ही उस साधना में मौजूद लकड़ियां इधर उधर जा गिरी। वह सारी लकड़ियां जल रही थी, जिस वजह से वह घर वालों को भी लगी और उनके शरीर के कुछ हिस्से जल गए। यह सब देखकर कामिनी बोली, अनर्थ हो गया, हम लोग इसमें नाकामयाब रहे, अब पता नहीं क्या होगा। इसके बाद कामिनी जोर जोर से बोलने लगी, हे मेरे देवता, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दे। हे मेरे देवता, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दे। यह सब सुनकर नीतू को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, तुम जानती थी कि हमारे भैया तुम लोगों की तरह नहीं है, फिर भी तुमने उनसे प्यार किया और उनसे शादी की, जिसकी वजह से आज यह सब हो रहा है। और आज अगर मेरे परिवार में से किसी को कुछ हुआ तो देख लेना। तब कामिनी बोली, देखो, इनको खुश करने का एक और तरीका है और वो है मानव बलि। 1.
अगर हम इन्हें वह दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर उसकी सास बोली, यानी कि हम इस अनर्थ को रोकने के लिए एक पाप कर दें? यह हमसे नहीं होगा, चाहिए तो कुछ और कर लो। लेकिन अब इससे पहले कामिनी कुछ बोलती, बाहर से एक आदमी घर के अंदर आया और बोला, आप लोग यहाँ पर हैं और वहाँ पर गोपाल का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा और वह लोग जल्दी से अस्पताल की तरफ भागे जहाँ पर गोपाल को एडमिट किया हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में गोपाल की मौत हो गई। इन सब से परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा टूट गए, क्योंकि उस पूरे परिवार में गोपाल ही कमाने वाला था। वैसे तो उनके परिवार में पैसों की इतनी कमी नहीं थी, उनकी खेती भी काफ़ी थी, लेकिन जवान बेटे का यूं भरी जवानी में जाना कौन ही परिवार बर्दाश्त कर सकता है। वे लोग गोपाल के शव को घर ले आए और फिर गोपाल की मां बोली, एक पंडित ने कहा था कि मेरे बेटे की काफ़ी लंबी उम्र है और अब अचानक से उसका जाना सही नहीं है। क्या मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो सकता है? यह सुनकर कामिनी बोली, हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लगभग 11 जवानन लोगों की बलियां देनी पड़ेंगी और इतने लोगों का इंतजाम हम कैसे करेंगे, वह मुझे समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर उसकी सास बोली, भरी जवानी में मेरा बेटा चला गया, जबकि जाना तो मुझे चाहिए था, क्योंकि एक तो मैं बीमार रहती हूँ, ऊपर से मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। तुम एक काम करो, मेरी बलि ले लो। यह सुनकर नीतू बोली, ये आप क्या बोल रही हो माँ? आपके बिना मेरा क्या होगा? हम लोग उन 11 लोगों का इंतजाम कर ही लेंगे। तब कामिनी बोली, नीतू बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग आसपास के लोगों में से किसी न किसी को अपना निशाना बनाते रहेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, तब तक हमें गोपाल की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करना है। इसके लिए यह परिवार मान गया और फिर नीतू ने सोचा कि उसकी सहेली का भाई इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा और इसलिए उसने धोखे से उसे घर बुला लिया और फिर वह उसकी बलि देने ही वाले थे। उन्होंने उसे टीका भी लगा दिया था, जिसकी वजह से शैतान को उसका भोग लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि देने लगे, वहां मौजूद कुंड की अग्नि भड़क उठी और देखते ही देखते वह अग्नि वहां चारों ओर फैलने लगी। यह सब देखकर नीतू हैरानी से बोली, भाभी, यह सब क्या है? जब हम शैतान को बलि दे रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब कामिनी घबराते हुए बोली, लगता है कि इस लड़के को कोई खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से शैतान को इसका भोग पसंद नहीं आया और वह हमें यह सजा दे रहा है। यह सुनकर वह सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और डर के मारे वहां से भागने लगे। लेकिन उनमें से कोई भी बच नहीं पाया और उस घर की आग में जलकर वह सारे लोग मर गए, यहां तक कि नीतू की सहेली का भाई भी। कामिनी और उसका परिवार जो साधना कर रहे थे, उसकी वजह से वह सारे इस चक्र में फंस कर रह गए थे और इसीलिए वह अब भी लोगों की बलियां लेने की कोशिश करते हैं। कामिनी एक शक्तिशाली शैतानी संघ की सदस्य थी, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसके पास इस तरह की शैतानी शक्तियां थीं, जिसकी वजह से वह ऑनलाइन लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपने पास बुलाती थी। यह सब सुनने के बाद वह शख्स बोला, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुमने भी बहुत गलत किया है। तुमने इंसानी तौर तरीकों को छोड़कर यह गलत रास्ता चुना, जिसकी वजह से यह सब हुआ। तुम अपने पति को जिंदा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह भी समझो कि अब उसका शरीर नहीं रह गया है और एक बार शरीर खत्म होने के बाद तुम उसकी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में डाल तो सकती हो, लेकिन इससे तुम्हारे पति का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान दूसरे आदमी की तरह हो जाएगी जिसके शरीर में उसकी आत्मा को डाला गया है। तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यहां से मुक्त हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ कर सकता हूं। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? कामिनी को मुक्ति नहीं चाहिए थी। कामिनी को तो बस अपने पति को दोबारा जिंदा करना था, इसलिए उसने इसके लिए मना कर दिया। यह सब देखकर वह शख्स बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा, जिससे तुम फिर कभी इस दुनिया में नहीं आ सकती। रही बात तुम्हारे ससुराल वालों की, तो वह इंसान थे और इसलिए उनके पास कोई शक्तियां भी नहीं थी,
जिस वजह से वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ समय ऐसे भटकने के बाद वह लोग अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। बस हमें तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद उस शख्स ने कामिनी को एक बोतल के अंदर कैद किया और सबसे बोले, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं आपको एक धागा दे रहा हूं। लगभग 10 दिन बाद आपको यह धागा अपने दोनों बच्चों की कलाई पर बांध देना है और 1 महीने तक उसे बांधे रखना है। फिर उसे खोलकर किसी नदी में या बहते पानी में प्रवाहित कर देना, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह वहां से चले गए और इन्होंने ऐसा ही किया। 1 महीने बाद वह धागा नदी में प्रवाहित करते ही यह परिवार इन सब से मुक्त हो गया। कामिनी अब यहाँ से जा चुकी थी और कामिनी के ससुराल वालों की आत्मा अब भी वहां पर ऐसे ही भटक रही थी, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह भी इन सब के लिए शायद कामिनी को कोस रहे थे, लेकिन क्या इन सब में सिर्फ कामिनी की गलती थी? देखिए, यहाँ पर हम गलती तो किसी की भी नहीं कह सकते, लेकिन कामिनी ने गलती यह कर दी कि उसने अपनी एक गलती को सुधारने में और गलतियां कर दी थी। अगर उसके पति की मौत हो गई थी तो उसको उस नेचुरल मौत को स्वीकार करना था, ना कि तंत्र मंत्र का यूज करके अपने पति को जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यही तो उससे सबसे बड़ी गलती हुई है। और फिर वह मानव की बलि और दे रही थी, तो यह तो महापाप हो गया। तो मैं कहूं तो उसमें सारी गलती कामिनी की ही थी। न वह कभी ऐसे तंत्र मंत्र की चीजों में पड़ती, न फिर उसके पति मरते, और ना ही फिर उसे इस प्रकार के बलि देने वाले घिनौने कार्य करने पड़ते। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और आपके कोई सवाल हो तो मुझे अभी के अभी लिखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी से मुझे जो भी सवाल मिलने वाले हैं उन सभी का जवाब मैं आपको हर स्टोरी के आखिर में देते जाऊंगा। बस सवाल पूछो, तब अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता रहे कि सवाल किसने पूछा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ममता सहाय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेट करते हैं आपके सवालों का।